अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने लगेंगे, जो कि है पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं। पॉस्टुलेट में जो पहला पॉस्टुलेट है वो स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैसे जो है वो स्पेसिफाई की जा सकती है? एक मैथमेटिकल फंक्शन से, जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, वो हमें स्टेट ऑफ अ सिस्टम बताता है, जो कि हिल्बर्ट स्पेस में जो है वो वर्क करता है। ठीक है, ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट चीज़ है जी ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर। ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं? जो हम क्लासिकल में फिजिकल क्वांटिटीज कहते थे, फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिकल में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती थी वो बेसिकली क्या है जी, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल है, जिनको फिजिकली मेजर किया जा सकता है और उनको ऑब्जर्वेबल कहते हैं। ऑपरेटर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी का एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे जी मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यूज़। अब मैंने आपको बताया था ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है वेव फंक्शन पे, तो उसकी वजह से हमें आइगन वैल्यू मिलती है। ए एन जो है वो आइगन वैल्यू, साई एन वो फंक्शन है जो यहाँ पे अपेयर हुआ है आइगन वैल्यू के साथ ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद। आइगन वैल्यू जो ए एन है उसको हम साई एन साई इन दोनों के प्रोडक्ट से मालूम कर सकते हैं, यानी ये वो वेव फंक्शन है जो अप्लाई होने के बाद अपेयर हुआ है, और ये वो वेव फंक्शन है जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया गया था। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले लें जैसा कि यहाँ पे लिया हुआ है, तो इससे भी हम आइगन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट के, एक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइगन वैल्यू ए एन बराबर होगी साई एन साई स्केयर ओवर साई साई। ठीक है, साई एन का साई के साथ प्रोडक्ट लेके उसका स्केयर ले लें, डिवाइड बाय साई साई। ठीक है, साई का साई के साथ प्रोडक्ट ले लें, बेसिकली ये नॉर्म है। ठीक है, और ये जो है वो ये है बेसिकली क्या जी, ए एन, यानी कि आइगन वैल्यू का स्केयर। तो आइगन वैल्यू का स्केयर मतलब ए एन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि साई स्केयर का मतलब होता है कि हमने क्या ले लिया जी, प्रोबेबिलिटी। तो ए एन की प्रोबेबिलिटी लेते हो, ए एन का स्केयर डिवाइडेड बाय उसका नॉर्म, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ये साई एन साई जो है ये बराबर होता है ए एन के, तो ए एन का स्केयर ओवर साई साई। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। टाइम के लिहाज से कैसे जो है वो ऑपरेट करती है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एच साई ऑफ आर टी, यानी साई जो है वो पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी, ये क्या है जी, ई यानी एनर्जी का ऑपरेटर है, और साई ऑफ आर टी एज इट इज लिखती है। अब यहाँ पे इसको जो है वो डिटेल में बताया गया है। डिटेल में हम बता रहे हैं कि बेसिकली स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो है वो हम वेव फंक्शन के जरिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। वेव फंक्शन एक कम्प्लेक्स फंक्शन होता है, ए प्लस आयोटा बी के इस टर्म में लिखा जाता है, ए की पावर आयोटा फाई। और ये जो वेव फंक्शन है ये दो स्पेसिस में लिखा जाता है, एक पोजीशन स्पेस और दूसरा मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस में लिखना है तो साई पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और ये बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी पोजीशन और वेव फंक्शन का। मोमेंटम स्पेस में लिखना है तो साई मोमेंटम और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और ये मोमेंटम और वेव फंक्शन का क्या होगा जी, स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये जो साई है और इसका डेरिवेटिव है ये फाइनाइट भी होने चाहिए, सिंगल वैल्यू भी होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की एक यूनिट वॉल्यूम में पाई जाने वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की एक यूनिट वॉल्यूम में पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है, जो कि बराबर होती है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्केयर डी क्यू बार, यानी ये बेसिकली डी वी यानी वॉल्यूम है। और अगर ये बराबर आ जाए 1 के, तो मतलब कि आपका जो वेव फंक्शन साई है ये क्या है जी, ये नॉर्मलाइज्ड है, और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है और पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है, यानी मैक्सिमम है। अगर ये जीरो हो जाता तो पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज है। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, यूनिट और डायमेंशन की। तो यहाँ से आप क्या करें, ये जो साई स्केयर डी क्यू बार है, साई स्केयर डी क्यू बार की जगह मैं डी वी लिखता हूँ, ये बराबर है ना 1 के, तो साई स्केयर किसके बराबर आ जाएगा जी, यहाँ से डी क्यूब आर को या डी वी को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 ओवर डी वी, और डी वी वॉल्यूम है तो 1 ओवर एल क्यूब, ये साई स्केयर के आगे, और 1 ओवर एल क्यूब का
स्क्वायर रूट, ये साई की डायमेंशन आ गई, यानी एल की पावर -3/2। ये बेसिकली डायमेंशन है किसकी जी, वेव फंक्शन की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है जी, कि अगर आपके पास दो वेव फंक्शन हो, साई 1 ऑफ आर, साई 2 ऑफ आर, ठीक है, और ये दोनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनका जो सम होगा वो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि साई 1 प्लस साई 2 है, और उसके साथ उसके कोई ना कोई जो कांस्टेंट होंगे वो भी प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या करेगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो अब साई 1 प्लस साई 2, या आप कहते हैं A1 साई 1, अगर काफ़ी सारे वेव फंक्शन हो, A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस A3 साई 3, इस तरीके से AN साई n तक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर उस पर जो है ये समेशन लगा देंगे। समेशन से क्या होगा, AI साई i, ठीक है, और i कहाँ से जी, 1 से लेके n तक है, तो ये टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाई करेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। नेक्स्ट, अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि वेव फंक्शन का साई स्टेरिक साई यानी साई स्केयर जो है वो आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपने इस वेव फंक्शन का स्केयर कर दिया, यानी इस पूरी टर्म का स्केयर कर दिया, AI साई i का स्केयर, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी तमाम की निकालनी है अलग-अलग, तो इन तमाम की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते जाएं। अब डिफरेंस देखेंगे फिजिकल वेव फंक्शन और अनफिजिकल वेव फंक्शन में। फिजिकल वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट होता है, सिंगल वैल्यू, कॉन्टिन्यूस और स्केयर इंटीग्रेबल होता है, जबकि आपका जो अनफिजिकल वेव फंक्शन है वो ये सारी चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑब्जर्वेबल मैं बता चुका हूँ, वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको हम क्लासिकल में फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। देखें, आर का ऑपरेटर लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसी तरीके से ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है आपके सामने ऑब्जर्वेबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो एक MCQ आता है कि हर्मिशन जो ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो आप बताएंगे आइगन वैल्यूज जो हैं हर्मिशन ऑपरेटर की वो रियल होती हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन स्पेक्ट्रम जो है वो भी रियल होता है। बाउंड स्टेट के लिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है और अनबाउंड स्टेट के लिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यू। जो तीसरा पॉस्टुलेट था उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप किसी सिस्टम की स्टेट को मेजर करने लगते हैं तो बेसिकली आप स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये चीज़ मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि फ़र्ज़ कर लें ये एटम है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की स्टेट को देखने के लिए इस पर फोटोन डाले, एक्सरे डाली, तभी आप देख सकते हैं ना इसकी स्टेट को। तो जब आपने इस पर फोटोन डाले तो फोटोन तो इसे टकराने के बाद इसकी एनर्जी बढ़ा देंगे और इसको हायर एनर्जी स्टेट में मूव करा देंगे, तो इसकी स्टेट तो चेंज होगी। तो यहाँ पे यही है, एक्ट ऑफ मेजरमेंट डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम और चेंजेस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो स्टेट को ये चेंज कर देता है। जब आप मेजर कर रहे होते हैं, एक्ट ऑफ मेजरमेंट स्टेट को चेंज कर देता है। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं उसकी, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल सकते हैं आप, साई एन साई स्क्वायर ओवर साई साई। ठीक है, साई एन साई जो है वो बराबर होता है AN के, तो ये एज इट इज़ वही वाली चीज़ लिखी है जो पहले लिखी थी। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। किसी भी ऑपरेटर की अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, साई एन साई और इसके दरमियान में वो ऑपरेटर लिखेंगे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं। साई एन बरा साई कैट और इसके दरमियान में क्या होगा जी, वो ऑपरेटर होगा, डिवाइडेड बाय इसके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है तो ए को दरमियान में रखना है और साई एन और साई इसके इर्द गिर्द लिखने, डिवाइड कर देना साई साई से यानी साई के नॉर्म से। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब आप हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, साई एच साई ओवर साई साई, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि आप हैमिल्टोनियन लिखते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी है ना। लेकिन टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन की। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वो ये वाला है कि अगर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर होगी आइगन वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी, आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी।
जबकि अगर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा तो आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा वो स्पेक्ट्रम और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, तो फिर आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ए डी पी ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये दोनों ए एन है और ए है, ये दोनों आइगन वैल्यूज हैं। लेकिन एन क्यों लगाया, क्योंकि एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, यानी ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। यहाँ पे सिर्फ ए लगाया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है। अनसर्टेनिटी रिलेशंस की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच कट ओवर 2, ये है आपका पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम की जो है वो अनसर्टेनिटी डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई, जो कंपोनेंट आप आपस में जो है उनकी अनसर्टेनिटी निकालना चाह रहे हैं, उसका जो उसके अलावा जो कंपोनेंट होगा वो उसके जवाब में आएगा एच कट ओवर 2 एल जेड। इस तरीके से एल वाई एल जेड की बात कर रहे हैं, एच कट ओवर 2 एल एक्स। ठीक है, तो ये इनकी जो है अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट जो हमारे पास था पॉस्टुलेट, फोर्थ पॉस्टुलेट, टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम से जो है यहाँ पे एवोल्यूशन ऑपरेटर की डेफिनेशन भी आती है। फ़र्ज कर लें इनिशियली जो ऑपरेटर था, जो स्टेट थी सिस्टम की, वो साई टी नॉट थी, पे टाइम टी गुजरने के बाद वो स्टेट साई टी हो गई। तो अब क्या होगा कि साई टी यानी टाइम टी गुजरने के बाद जो स्टेट थी उसका जब टाइम नहीं गुजरा था उसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, इन दोनों स्टेट्स का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, वो हमें एवोल्यूशन ऑपरेटर बताता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं जी एवोल्यूशन ऑपरेटर हमें क्या बताता है। देखें, साई टी वो स्टेट है जब टाइम गुजर चुका है, और साई टी नॉट वो स्टेट है जब टाइम नहीं गुजरा था। इन दोनों के दरमियान रिलेशन हमें कौन बताता है, ये एवोल्यूशन ऑपरेटर यू ऑफ टी टी नॉट। जब कोई भी टाइम नहीं गुजरा होता जब कोई भी टाइम नहीं गुजरा होता तब ये जो ऑपरेटर है ये आइडेंटिटी के बराबर होता है, और उस टाइम पे साई ऑफ टी बराबर आ जाता है साई ऑफ टी नॉट के, जब टाइम नहीं गुजरा होता। और ये यू टी टी नॉट जो है वो जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है, ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है, ये लीनियर ऑपरेटर है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और कांस्टेंट के साथ कम्यूट करता है। अब स्टेशनरी स्टेट और टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल की बात करते हैं। ऐसी स्टेट जो कि टाइम पे उनकी ऐसी स्टेट जिनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पे डिपेंड ना करती हो, यानी ये जो साइज स्केयर डी वी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। तो ये हम प्रूव भी कर लेंगे यहाँ पे, तो हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि टाइम पे इंडिपेंडेंट हो। हमने क्या किया जी, इक्वेशन ले ली पूरी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एच। ठीक है, तो ये क्या है जी, एच है आपके पास, और इसके साथ आपने क्या किया जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, ये पूरा का पूरा एच है, और इसके साथ साई मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू ई साई। इसको ओपन करके लिख दिया। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आई है, यहाँ पे अगर आप देखें ये इक्वेशन आई है आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आप देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया, यहाँ से गौर से देख लें। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी की पूरी क्या है जी, टाइम डिपेंडेंट है, एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी है, और टी के से लिहाज से डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, पूरी की पूरी वो पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब ये दोनों साइड जो है ये दोनों बराबर हैं किसके, एक कांस्टेंट ई के। ठीक है, इन दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दोनों को कांस्टेंट ई के बराबर कर दिया। यहाँ पे देखें ये चीज़ है, P इज इक्वल टू यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू साई आर टी का स्केयर, जो कि बराबर है सिर्फ साई ऑफ आर का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसका स्केयर किया, प्रोबेबिलिटी ली, तो साई जो है अब सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे जी, टाइम से इंडिपेंडेंट होते, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। इनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट और टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो आप अगर आपके पास सवाल हो कि क्या होता है जी टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल या स्टेशनरी स्टेट, आप कहेंगे ऐसी स्टेट जिनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट हो। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, और डेफिनेशन के बाद ये आपके पास फार्मूला आ गया एंड पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना है।
ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली वो क्या रहती है जी, कंजर्व रहती है। और यहाँ पे उसका हम क्या डिस्कस करेंगे, रिजल्ट डिस्कस करेंगे। रिजल्ट ये है उसका डेल्ट पार्शियल पी बाय पार्शियल टी। ये पी क्या है जी, पी या इसको रो कह दें, ये बेसिकली रो है, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। जे जो है वो करंट डेंसिटी है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और यही आपके जो है वो लास्ट टाइम के पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स में ये इक्वेशन ही आई थी एज इट इज। पीपीएससी 2022 वाले में ये इक्वेशन आई थी। तो डेल पार्शियल रो और पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। जबकि रो यहाँ पे क्या है जी, रो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टेरिक साई, और जे क्या करंट डेंसिटी आयोटा एच कट ओवर 2m साई डेल साई स्टेरिक माइनस साई स्टेरिक डेल साई। तो ये याद रखना है। अब देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो टाइम डेरिवेटिव लें तो वो बराबर आता है आयोटा 1 ओवर आयोटा एच कट, 1 ओवर आयोटा एच कट कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑपरेटर। तो ये इक्वेशन याद रखनी है अच्छे से। सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज को डिस्कस करेंगे। यानी अगर वो कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ सिमेट्री को यानी इनवेरिएंट हो तो उस टाइम पे लॉ कौन सा फॉलो होता है। अगर हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट हो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में, ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम एमएमपी में पढ़ लेंगे, तो अगर हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट हो अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जनरेटर जी वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट हो तो उसका जनरेटर क्या होगा, कंजर्व होगा। ये याद रखना है। कंजर्व होने से मुराद ये है कि जो भी चीज़ कंजर्व होती है उसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के। ठीक है, तो जो भी चीज़ कंजर्व होगी ना उसका कम्यूटेटर अगर एच के साथ लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या है, यहाँ पे इनवेरिएंट है, तो जी के साथ उसका जो है आपने क्या लिया है, आपने उसका क्या लिया जी, कम्यूटेटर लिया, वो बराबर आ गया ज़ीरो के, तो वो कम्यूट करेगी। ठीक है, और ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी गई है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव लेने वाली इक्वेशन है। अब अगर हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट हो स्पेशल ट्रांसलेशन में भी, ये दूसरा ऑपरेशन है, अगर स्पेशल ट्रांसलेशन में भी इनवेरिएंट हो तो आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। देखें वही वाली इक्वेशन लिख दी है ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली, और इसका देखें मोमेंटम और हैमिल्टोनियन, चूंकि ये मोमेंटम जो है वो क्या है जी, कंजर्व है, तो इन दोनों का क्या होगा, कम्यूटेटर ज़ीरो होगा, यानी पी कम्यूट करेगा एच के साथ। ठीक है जी। अब अगर हैमिल्टोनियन पैरिटी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करें तो वो इनवेरिएंट हो तो पैरिटी ऑपरेटर जो है वो कंजर्व रहेगा। देखें पैरिटी ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर लिया, बराबर आया ज़ीरो के, पी कम्यूट कर रहा है एच के साथ। अब बात कर लेते हैं श्रोडिंगर कैट की। श्रोडिंगर कैट जो है वो बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यानी अगर जब आपने इस कैट को, एक बॉक्स में एक कैट है, अगर आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया तो आपके लिए वो ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मरी हुई हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़िंदा हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर बराबर है। जब आपको देख लेंगे तो फिर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब तक आपने उसको नहीं देखा तो आपका जो है थाट जो है आपकी वो ये कह रही है कि वो ज़िंदा भी है और मरी हुई भी हो सकती है। तो अलाइव के लिए अगर 1 कैट इस्तेमाल करें और डेड के लिए 0 कैट इस्तेमाल करें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बराबर आ जाएगी वो 1 ओवर अंडर रूट 2 1 प्लस 0। ठीक है, यानी इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, अलाइव होने की भी है और मरे होने की भी है उसकी। 1 ओवर अंडर रूट 2 ए कैट 1 कैट प्लस 0 कैट। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। श्रोडिंगर पिक्चर की बात कर लेते हैं। श्रोडिंगर पिक्चर ये कहती है, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके अंदर आपका वेक्टर यानी आपका जो वेव फंक्शन है वो चेंज होता है, हो सकता है, लेकिन क्या है जी, ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ। श्रोडिंगर पिक्चर कहती है कि वेव वेक्टर या वेक्टर जो है, जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो लेकिन ऑपरेटर सेम रहे टाइम के साथ, तो उसको श्रोडिंगर पिक्चर कहते हैं। और यहाँ पे उसकी जो है ना फाइनल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें डी ए ओवर डी टी, ऑपरेटर का रेट ऑफ चेंज क्या है जी, 0 है, यानी ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेव फंक्शन चेंज होता रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर भी 0 आएगा। हाइजेनबर्ग पिक्चर ये कहती है, इसकी उलट है, कि आपका जो स्टेट वेक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी आपका वेव फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, ऑपरेटर चेंज होता रहेगा। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ऑपरेटर जो है वो चेंज होता रहेगा और वेव फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटरेक्शन पिक्चर। अब इंटरेक्शन पिक्चर जो है वो दोनों का कम्बिनेशन है, यानी हाइजेनबर्ग पिक्चर भी और श्रोडिंगर पिक्चर, इन दोनों का जो है वो मिक्सचर है। और उसमें क्या होता है, ऑपरेटर भी चेंज होता है और स्टेट वेक्टर भी चेंज हो रहा होता है। दोनों चेंज हो रहे हो तो उसको इंटरेक्शन या डिराक पिक्चर कहते हैं। ठीक है जी, ये है आपका जी सेकंड चैप्टर। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में आप देखें, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें जी, आपके सामने एक डायग्राम बनी गई है, इसमें दो स्टेट्स मौजूद हैं, एक बाउंड स्टेट है और दूसरी कॉन्टिन्यूस स्टेट है। बाउंड स्टेट वो है जिसमें जो पार्टिकल है वो बाउंड हो कोई सी भी दो बाउंड्री के दरमियान मूव करने के लिए, यानी वो कन्फाइन हो कहीं पे, ऐसा ना हो कि वो फ्री हो। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक बाउंड है जी, x1 से लेके x2 तक जो पार्टिकल है वो बाउंड रहेगा, ये स्टेट उसके लिए बाउंड है। यानी v1 से लेके इस v मिनिमम तक जो एनर्जीज हैं उनके लिए जो है पार्टिकल क्या है जी, बाउंड स्टेट में है। और उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस स्टेट में चला जाएगा और इसके बाद ये फ्री स्टेट में चला जाएगा। तो देखें क्या है जी, डिस्क्रीट बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। अब अगर पार्टिकल क्या हो, बाउंड हो लिमिटेड रीजन में, तो उसको कहते हैं जी बाउंड स्टेट। और वो कोई से दो टर्निंग पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वो बाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, x1 और x2 के दरमियान जो है वो पार्टिकल मूव कर सकता है, यानी उसके दरमियान बाउंड है। और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो मिनिमम v मिनिमम और v1 के दरमियान है। ठीक है, यहाँ से मैं बता चुका था, इन दोनों के दरमियान है, v मिनिमम और v1 के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ उनकी एनर्जी है। अच्छा, और इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो नॉन डीजनरेट होती हैं। जो बाउंड स्टेट होती है ना, जब कोई पार्टिकल बाउंड होता है तो उसकी जो स्टेट्स होती है वो नॉन डीजनरेट स्टेट होती है और उनकी आइगन वैल्यूज जो है वो नॉन डीजनरेट होती हैं। यानी हर स्टेट की एक अपनी अलहदा आइगन वैल्यू होती है, वो किसी और स्टेट की आइगन वैल्यू से मैच नहीं करती। तो क्योंकि बाउंड स्टेट है, एक अलहदा स्टेट है, तो उसमें जो पार्टिकल मौजूद है उसकी एक अलहदा स्टेट होगी और उसकी आइगन वैल्यू अलहदा होगी, इसलिए नॉन डीजनरेट स्टेट है। और इसमें जो इवन पोटेंशियल होते हैं उनकी पैरिटी जो है वो डेफिनेट होती है। ठीक है, बाउंड स्टेट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। बाउंड स्टेट का स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। इसकी मिसालें हैं इनफाइनाइट स्केयर वेल पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सारा हमने पढ़ना है नेक्स्ट जाके। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो v1 से v2 के दरमियान की एनर्जीज में है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है जी, कॉन्टिन्यूस स्टेट है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन मेन बात ये है कि इस कॉन्टिन्यूस स्टेट में भी क्या है कि पार्टिकल कन्फाइन तो नहीं है, लेकिन क्या है, कॉन्टिन्यूस स्टेट में है। और कॉन्टिन्यूस स्टेट में वो कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, x3 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या है जी, वो कन्फाइन है फिलहाल यहाँ भी। उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और स्टेट जो है वो भी नॉन डीजनरेट होंगी जैसा कि पहले थी, क्योंकि अभी वो फ्री नहीं हुआ। ये यहाँ पे इसको काट दें। ठीक है, स्टेट जो है वो नॉन डीजनरेट स्टेट होंगी और इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, जिनमें से एक एक्सेप्टेबल होगा जब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चौथा केस है जब आपकी एनर्जी v2 से ज़्यादा हो पार्टिकल की। यहाँ वाला ये सारा जो है ये फ्री पार्टिकल के लिए है, यानी यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, फ्री होगा। तो ये स्टेट जो है वो फ्री स्टेट हैं, अनबाउंड स्टेट हैं। ठीक है, जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन v2 हो। तो यहाँ पे हमने तीन केसेस पढ़ लिए हैं, एनर्जी v1 और v मिनिमम के दरमियान हो, उसके बाद नेक्स्ट
जब एनर्जी कहाँ हो जी, V1 और V2 के दरमियान हो, जब एनर्जी V2 से ज़्यादा हो। तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं। इसके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे और इसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे, क्योंकि ग्राफ ऐसे बना हुआ था ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे क्या होगा जी, फ्री स्टेट में होगा पार्टिकल, और दोनों के फिर सोल्यूशन भी क्या होंगे, सेम आएंगे, और 2 डीजेनरेट सोल्यूशन होंगे, उनकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा जी, डबली डीजेनरेट होगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, और इवन पोटेंशियल की पैरिटी डेफिनेट नहीं होगी। इसके बारे में ये चंद बातें याद कर लेनी है। यहाँ एक चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनकी कलेक्शन अगर कर लें, ठीक है, काफ़ी सारी आइगन वैल्यूज़, तो उनका जो स्पेक्ट्रम, उनका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी देख लिया, ठीक है, और आपने जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी देख लिया। अब मिक्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब मिक्स स्पेक्ट्रम कहाँ पे है जी, ये देख लें। यहाँ पे एनर्जी इज ग्रेटर देन V2 इस पोर्शन के लिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस था स्पेक्ट्रम। ये जो नीचे वाला था इसके लिए क्या था, डिस्क्रीट था स्पेक्ट्रम। ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ना V1 से V2, इसके लिए मिक्स्ड स्पेक्ट्रम है। इसमें जो है पार्टिकल की कुछ स्टेट्स जो हैं वो जो है वो कॉन्टिन्यूस में आएंगी, कुछ डिस्क्रीट में आएंगी, यानी बाउंड भी होगा कुछ स्टेट के लिए और कुछ में अनबाउंड भी होगा। तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो मिक्स स्पेक्ट्रम होगा। तो ग्राफ की मैंने 3 हिस्से आपको जो है वो डिस्कस करवा दिए हैं। फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, फ्री पार्टिकल और कॉन्टिन्यूस स्टेट की। जब पार्टिकल फ्री होता है तो उसकी स्टेट कॉन्टिन्यूस होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। अब देखें, आपने पढ़ा हुआ था एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है, जिसमें आपने क्या देखा था कि माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डेल स्केयर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी इंटू साई। अब यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ना, फ्री पार्टिकल जब भी होगा उस पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। पार्टिकल जब फ्री होगा तो मतलब कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसकी, उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल ज़ीरो होगा। जब ये टर्म आपने ज़ीरो कर दी यहाँ से, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, सिर्फ ये टर्म बच गई और राइट हैंड साइड वाली टर्म बच गई, यानी माइनस एच कट स्केयर और 2m डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई साई। फिर आपने क्या किया कि इन दोनों अतराफ में आपने क्या किया जी, आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे जी, ये जो टर्म है पूरी की पूरी एच कट स्केयर ओवर 2m से, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई किया तो साई ऑफ एक्स के साथ क्या आ गया, इस साई ऑफ एक्स के साथ, इसके साथ आ गया 2m ओवर एच कट स्केयर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपने यहाँ से कैंसिल करनी थी, ठीक है जी। तो जब ये चीज़ आपने यहाँ से कैंसिल करनी थी, देखिए एच कट स्केयर ओवर 2m को कैंसिल करने के लिए 2m ओवर एच कट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इस तरफ तो ये आ जाएगा 2m ओवर एच कट स्केयर। ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2m ओवर एच कट स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2m ओवर एच कट स्केयर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ई साई। तो ये एच कट स्केयर ओवर 2m जो यहाँ पे मौजूद था वो तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल। तो माइनस का साइन था चूँकि यहाँ पे, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2m ई ओवर एच कट स्केयर, ये वाला ई पहले लिख चुके हैं, साई आ गया साथ। एक मिनट यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ इसको, ये देखें 2m ये वाला और साथ साई प्लस ये वाला सारा उठा के इधर ले गए, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0, वो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो फिर आपने साई को कॉमन ले लिया। साई कॉमन लेने के बाद आपने क्या किया जी, साई कॉमन लेने के बाद आपके पास डी स्केयर और डी एक्स स्केयर प्लस 2m ओवर एच कट स्केयर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब ये जो 2m ओवर एच कट स्क्वायर है ना, ये के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको आप वेव नंबर कहते हैं, वेव नंबर। ठीक है, 2m ओवर एच कट स्क्वायर, और यहां से ई की वैल्यू निकालें तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई है, जहां पे आपने 2m ओवर एच कट स्क्वायर की जगह के स्क्वायर पुट कर दिया है, ये होती है जी फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन। अब ये आपने याद रख लेनी, कैसे आई है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब फ्री पार्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकता है, राइट साइड पे भी मूव कर सकता है, तो इसलिए उसके दोनों जो है वो डीजेनरेट सोल्यूशन होते हैं। और जब आप ये निकालते हैं तो यहाँ से जो फ्री पार्टिकल उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू एच कट के और एनर्जी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, ये हम निकाल चुके हैं कैसे आई है। अब फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन को सॉल्व करने में जो जो प्रॉब्लम्स आती है, सबटेलिटीज आती हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। पहली जो मुश्किल आती है वो ये आती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो पहली तो ये है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट ना रहने की वजह से। दूसरी जो डिस्क्रिपेंसी है, दूसरी जो मुश्किल है वो ये है कि पार्टिकल और वेव की स्पीड जो है बेसिकली उनमें डिफरेंस आ जाता है। पार्टिकल के लिए कुछ और हो जाता है और वेव के लिए कुछ और हो जाता है। अगर वेव की स्पीड निकालें तो ओमेगा इज इक्वल वी न्यू यानी स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। ओमेगा की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ई ओवर के होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ई ओवर के, तो ओमेगा ई ओवर एच कट होता है, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू ई ओवर एच कट। तो ई ओवर एच कट लगा दिया, ई की वैल्यू अभी निकाल के आए, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, के से के कैंसिल हो गया तो एच कट के ओवर 2m, ये आ गई वेव की स्पीड। ठीक है, अब अगर पार्टिकल की स्पीड निकालें तो पार्टिकल की स्पीड जो है वो बराबर आती है v इज इक्वल टू पी ओवर एम। पी जो है वो एच कट के होता है, तो एच कट के ओवर एम, यानी क्लासिकल जो स्पीड है वो 2 टाइम्स ऑफ वेव की स्पीड है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी हमें फ्री पार्टिकल इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा ये हो सकता है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी काम की नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप की। पोटेंशियल स्टेप क्या होता है कि x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए एनर्जी जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन आपका पोटेंशियल क्या हो, 0। ठीक है, किसके लिए जी, आपके x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज लेस देन 0 तक। ठीक है, यानी नेगेटिव में जब जाएं तब क्या हो, आपका जो पोटेंशियल हो वो 0 हो, और फिर क्या हो, x इज इक्वल टू 0 पे पहुंच के पोटेंशियल अचानक से बढ़े, और बढ़ने के बाद किसके बराबर हो जाए, E इज इक्वल टू वी नॉट के बराबर हो जाए पार्टिकल की एनर्जी। ठीक है, पहले E इज लेस देन वी नॉट। ठीक है, तो E इक्वल टू वी नॉट हो जाए, और फिर उसके बाद क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वी नॉट के बराबर रहे। तो यहाँ पे 2 रीजन है, जहाँ पे एक रीजन में पोटेंशियल 0 है, कहाँ से कहाँ तक, x इज लेस देन 0 से लेके x इज इक्वल टू 0 तक। उसके बाद क्या हो, पोटेंशियल एकदम बढ़े और बढ़ के वी नॉट तक पहुँच जाए, और फिर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसको कहते हैं पोटेंशियल स्टेप। ये लिखा हुआ है, पोटेंशियल विच इज 0, द पोटेंशियल विच इज 0 फॉर x इज लेस देन 0 और फ्री पार्टिकल एंड इंक्रीजेज शार्पली टू v नॉट फॉर x इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, ये लिखा हुआ है, v जो है वो x इज लेस देन 0 के लिए 0 होगा, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए v नॉट यानी मैक्सिमम होगा। इसको पोटेंशियल स्टेप कहते हैं। क्लासिकली ऐसा होता है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल बैरियर से जो है ना अगर कम है, तो वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टकरा के वापस आते हैं, यानी सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो है वो ये होता है कि अगर लेस भी हो तो वो कॉन्टिन्यूसली टकराता रहता है और इसके थ्रू टनल कर सकता है, टनलिंग कर सकता है। तो उस सूरत में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पोटेंशियल स्टेप यानी इससे जो पार्टिकल, अगर एक पोटेंशियल बैरियर है उसको पार्टिकल ने पास करना है, तो कितना जो है वो पार्टिकल का या लाइट का कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कितना ट्रांसमिट हो जाएगा, ये चीज़।
तो रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट यहाँ पे मेजर करना होता है, जो कि बराबर होता है रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी टू द इंसिडेंट करंट डेंसिटी। जितना करंट या जितना जो है वो पार्टिकल आए, ठीक है, इंसिडेंट डिवाइड और जितना रिफ्लेक्ट होके चले गए, जितना पोर्शन उसका लाइट का रिफ्लेक्ट होके चला गया या करंट का, तो रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट। ट्रांसमिशन कॉफिशेंट क्या होता है कि जितना जो है वो ट्रांसमिट हो गया डिवाइडेड बाय जितना इंसिडेंट किया था। तो रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी टू इंसिडेंट करंट डेंसिटी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कॉफिशेंट। पोटेंशियल स्टेप के लिए रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट बराबर होता है K1 माइनस K2 स्क्वायर ओवर K1 प्लस K2 स्क्वायर। ये K और K2 वेव नंबर है, ठीक है। और अगर एक और जो है यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो कि ये वाला K है, ये बराबर होता है K2 ओवर K1 के। तो इसके लिहाज से देखें तो 1 माइनस K होल स्क्वायर 1 प्लस K होल स्क्वायर, यही फार्मूले आपके MCQ में आते हैं एज इट इज़। तो आपने फार्मूलों को अच्छे से याद करना, मेमोराइज आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट आ गया। ट्रांसमिशन कॉफिशेंट बराबर होता है 4K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 स्क्वायर। और इस वाले K की टर्म में अगर देखा जाए, जो कि K2 ओवर K1 के बराबर है, इस वाले टर्म में देखा जाए तो 4K ओवर 1 प्लस K का स्क्वायर। हमेशा ये होगा कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट का जो सम है वो बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट का जो सम है वो बराबर होता है 1 के। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है कि x इज लेस देन 0 से वो क्या हो जी, अनबाउंड स्टेट में हो। x इज लेस देन 0 वाला जो पोर्शन है उसमें वो अनबाउंड स्टेट में हो पार्टिकल, वो आके टकराए, ठीक है जी। जब x इज इक्वल टू 0 पे पहुंचे तो उसका पोटेंशियल बढ़े, v0 तक जाए, फिर कुछ देर तक क्या रहे, v0 पे कांस्टेंट रहे, और जब x इज इक्वल टू a पे पहुंचे तब वो अचानक से क्या हो, फिर दोबारा 0 हो, ठीक है। और फिर आगे क्या रहे, वो 0 ही रहे। यानी यहाँ हुआ क्या है कि पार्टिकल पहले अनबाउंड स्टेट में था, अनबाउंड स्टेट में आके वो क्या किया जी, उसने पोटेंशियल बैरियर से वो टकराया। जब उसमें वो इंटर हो गया तो 0 से लेके a तक वो बाउंड स्टेट में रहा, इसी पोर्शन में उसने मूव करना था। फिर वो ज़ाहिर है उसके दूसरे पोर्शन से टकराया और वहाँ से निकल गया और दोबारा अनबाउंड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, x इज़ लेस देन 0 के लिए अनबाउंड स्टेट होगी और पोटेंशियल 0 होगा, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। 3 रीजन है, 0 और a के दरमियान में पार्टिकल बाउंड स्टेट में होगा और पोटेंशियल होगा क्या जी, v0, जैसा कि यहाँ पे है। x इज़ ग्रेटर देन a के लिए अनबाउंड स्टेट में होगा और फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, यानी फ्री पार्टिकल होगा। फ्री पार्टिकल जब भी होगा तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, जो है ना, पोटेंशियल वहाँ पे 0 होगा, अनबाउंड स्टेट। तो यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ कंडीशन बताई गई हैं। जब एनर्जी ग्रेटर देन v0 हो, अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में ये होगा कि पार्टिकल जो है वो आसानी से बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। तो उस सूरत में जो ट्रांसमिशन कॉफिशेंट होगा वो 1 + 1 ओवर 4e इंटू ई माइनस 1 साइन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ ई माइनस 1 और इसकी पावर -1 इसके बराबर होगा। और रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट जो है 1 + 4e इंटू ई माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर लैम्डा ई माइनस 1 और इसकी पावर -1 इसके बराबर होगा। अगर एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से बहुत ज़्यादा हो तो ट्रांसमिशन कॉफिशेंट 1 के बराबर होता है और रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट 0 हो जाता है, ठीक है। और अगर एनर्जी बहुत कम हो पोटेंशियल बैरियर से तो उसमें फिर ट्रांसमिशन कॉफिशेंट क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है और रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट जो है वो 1 हो जाता है, ठीक है। किसी भी सूरत में इन दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। अच्छा, अगर एनर्जी जो है वो लेस देन पोटेंशियल बैरियर हो, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर के पोटेंशियल से जो है वो कम हो, उस सूरत में क्या होगा कि वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती क्लासिकली, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहेगी, नॉकिंग करती रहेगी और एनर्जी गेन करते रहेगा। जो भी पार्टिकल है वो एनर्जी गेन करता रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन भी हो जाएगी। उस सूरत में जो है वो ये फार्मूले लिखे गए हैं रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट के। चलें जी, ये हो गया पोटेंशियल बैरियर। अब बात कर लेते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स की। बॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बॉक्स में क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो इस साइड पे सारा क्या है जी, आपका जो है वो इस साइड पे सारा का सारा अनबाउंड में है। तो
अगर इसकी दूसरी साइड पे देखें, इस साइड पे, तो यहाँ भी अनबाउंड स्टेट में होगा पार्टिकल, ये भी अनबाउंड है और ये भी अनबाउंड है। ठीक है, ये बॉक्स की बात कर रहे हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a के लिए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, जबकि सेंटर में जहाँ पे पार्टिकल जो है वो बाउंड स्टेट में है, वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बाउंड स्टेट के लिए क्या होगा जी, पोटेंशियल आपके पास 0। चलें, तो यही आपके पास जो है पार्टिकल इन अ बॉक्स की डेफिनेशन लिखी गई है। जब 0 और a के दरमियान में होगा, जब यहाँ पे होगा पार्टिकल बाउंड स्टेट में होगा, पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, जब क्या होगा, वो x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन a की बात करें, या x इज लेस देन 0 और a की बात करें, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बात करें, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे फ्री पार्टिकल की जो है इक्वेशन लिखी गई है, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो देख लें क्या होता है। पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए जो आपके वेव फंक्शन का सॉल्यूशन होता है, साई ऑफ एन बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए इंटू साइन एन पाई एक्स ओवर ए। ये सॉल्यूशन आपने याद रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे मूव करते हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो तरह का है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिख दिया, पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसको क्या कर लिया आपने, एक्सपेंड कर लिया, पहले आई के साथ, फिर जे के साथ, फिर के साथ। तो ये आपका जो है ये वाला जो पोर्शन है ये एल एक्स कहलाता है, ये वाला पोर्शन एल वाई कहलाता है, ये वाला पोर्शन एल जेड कहलाता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर ये लिख दिया, और लीनियर मोमेंटम माइनस आयोटा एच का डेल होता है। ठीक है, पोजीशन ये जो मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, ये माइनस आयोटा एच कट डेल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच कट पार्शल बाई पार्शल आर, या पार्शल बाई पार्शल एक्स वाई या जेड। ठीक है, इसलिए आज से देखें तो फिर आपके पास ये आ जाएगा एल एक्स एल वाई और एल जेड। ठीक है, पहले आपने सिर्फ पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा था ना, तो अब इसका जो है ऑपरेटर पुट कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है जी, हमने देखा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम इंटू एल होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है म्यू एस इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू एस। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल हैं बोसोन और फर्मियोन्स, इनका फ़र्क जो है मैं आपको वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस कौन से होते हैं, एस इज इक्वल टू एच कट ओवर टू इंटू सिग्मा। सिग्मा जो है यहाँ पे वो मैट्रिक्स है, सिग्मा एक्स भी हो सकता है, सिग्मा वाई भी हो सकता है, सिग्मा जेड भी हो सकता है। अब अगर सिग्मा एक्स की बात करें तो 0 1 1 0 होता है, सिग्मा वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, ये आयोटा है, और सिग्मा जेड जो है 1 0 0 माइनस 1 होता है। इसके लिहाज से जो स्पिन मैट्रिक्स बन जाएगा पॉली का, एस एक्स इज इक्वल टू एच कट ओवर टू और सिग्मा एक्स, एस वाई इज इक्वल टू एच कट ओवर टू सिग्मा वाई, एस जेड इज इक्वल टू एच कट ओवर टू सिग्मा जेड। ये याद रखना है आपने, ये मैट्रिसेस आपने याद रखने हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी अगर आप किसी सिग्मा का स्केयर लें तो वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, सिग्मा जे सिग्मा के लें या सिग्मा के सिग्मा जे लें, तो ये आपस में इनका सम क्या होगा, बराबर होगा 0 के, अगर जे इक्वल ना हो के। ठीक है, अगर आप क्या करें जी, इनका कम्यूटेटर ले लें, एस एक्स और एक्स वाई का कम्यूटेटर बराबर होगा आयोटा एच कट एस जेड। जो तीसरे वाला है, अगर 2 का ले रहे हैं तो वो तीसरे वाले के बराबर होगा। एस वाई एस जेड बराबर होगा एस एक्स के, एस जेड एस एक्स बराबर होगा एस वाई के। स्पिन मैट्रिसेस की ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट देखें जी, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम में हमने पहले डिस्कस करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो ये हमने लिख दिया, साई डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड, यानी तीनों डायमेंशन में हम देख रहे हैं। तो ये पूरा क्या है जी, एच है, ये साई है, ये बराबर है ई, और ये है साई। सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो
जब अब हम इसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो रिजल्ट जो है इसका वो बराबर आता है, जो इसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स पार्ट जो है वो बराबर आता है एच का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स। ठीक है, एच एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स और उसका एक्स कंपोनेंट, सिंपल। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट एक्स के इक्वल आता है, वाई कंपोनेंट वाई के और जेड कंपोनेंट जेड के। तो ये बेसिकली इक्वेशन वही है, बस इन्होंने क्या है कि हमें सेपरेट करके दिखाई है। इक्वेशन वही है, सेपरेट करके दिखाई है यहाँ पे। अब फ्री पार्टिकल की अगर बात करें तो फ्री पार्टिकल में जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया है कि पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा। फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल ज़ीरो होगा। क्लासिकली पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है और क्वांटम मैकेनिकली पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो फ्री पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन हमने बनाई थी डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बस यहाँ पे साई की जगह जो है वो एक्स लिख दिया गया, यानी जो वेव फंक्शन है वो एक्स है। ठीक है, जबकि के की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, और ई की वैल्यू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। तो अगर सोल्यूशन की बात करें तो ये जो सोल्यूशन आता है ना वेव फंक्शन का, ठीक है, जो फ्री पार्टिकल के लिए आता है वो बराबर आता है एक्स कंपोनेंट का आता है 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स, वाई का आता है ई रेस टू पावर आयोटा के वाई और जेड का आता है ई रेस टू पावर आयोटा के जेड। अगर आपने टोटल वेव फंक्शन निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट की पावर 3 बन जाएगा, ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बन जाएगा। और ये पूरा किसके बराबर है? ये बराबर है आर यानी वेक्टर के। तो 2 पाई की पावर -3/2 और आयोटा के डॉट आर। तो ये आपका टोटल सोल्यूशन आ गया किसके लिए जी? फ्री पार्टिकल के लिए। पार्टिकल क्या हो जी? फ्री पार्टिकल के लिए आपके पास सोल्यूशन आ गया। एनर्जी की वैल्यू हम देख चुके हैं, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल क्या होता है? ऐसा पोटेंशियल होता है, ऐसा जो है यहाँ पे पोटेंशियल होता है, फील्ड होता है जो कि आपका थीटा और फाई पे डिपेंड ना करता हो, बल्कि डिपेंड करता हो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अब V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये भी एक सेंट्रल पोटेंशियल है। ठीक है, कूलम फोर्स है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये V जो है वो सेंट्रल पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर चार्ज है, चार्ज से किसी पॉइंट P पे जो है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं, तो चार्ज के ओरिजिन से पॉइंट P तक के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना ये, तो इसलिए इसको भी हम सेंट्रल पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, यानी तमाम डायरेक्शन में सेम होता है। तो उसका जो फार्मूला है हम ऐसे लिखते हैं, V इफेक्टिव इज इक्वल टू वी आर एल इंटू एल प्लस 1 एच का स्क्वायर और 2m आर स्क्वायर। ये जो वी आर है आपका, ये कहलाता है सेंट्रल पोटेंशियल। ठीक है जी, ये सेंट्रल पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ से अगर सेंट्रल पोटेंशियल निकाले, वी आर इज इक्वल टू वी इफेक्टिव माइनस एल इंटू एल प्लस 1 एच का स्क्वायर और 2m आर स्क्वायर। वी आर जो है वो सेंट्रल पोटेंशियल है, वी इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव पोटेंशियल है, और ये वाली जो टर्म है ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है, रिपल्सिव है। जबकि सेंट्रल पोटेंशियल क्या है? अट्रैक्टिव है, और ये वाला रिपल्सिव है। इनकी अगर ग्राफ देखें तो आप अगर गौर करें तो यहाँ से आपके सामने जो वी आर है वो देखें नेगेटिव में जा रहा है। वो नेगेटिव में क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्म होती है ये होती है अट्रैक्टिव के लिए, और जो पॉजिटिव टर्म होती है वो होती है रिपल्सिव के लिए। पॉजिटिव टर्म होती है रिपल्सिव के लिए और नेगेटिव टर्म होती है अट्रैक्टिव के लिए। ठीक है, तो आप देख लें कि ये जो वी आर है ये सारा का सारा क्या है जी? यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा अट्रैक्टिव है, और ये सारा क्या है? रिपल्सिव है। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लिख लेते हैं जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है जी? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो उसके लिए अगर हमने लिखनी हो तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन और टाइम पे। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के लिहाज से, वाई एक्सिस के लिहाज से, जेड एक्सिस के लिहाज से। पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एक्स एक्सिस के लिहाज से, वाई एक्सिस के लिहाज से, जेड एक्सिस के लिहाज से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है जी? एच है। ठीक है, ये क्या है जी? एच है, यानी हैमिल्टोनियन है। माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m डेल पी स्क्वायर, ये प्रोटॉन के लिए,
ठीक है, ये किसके लिए जी, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस इनका पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान का। बाकी सारी एच साई इज इक्वल टू ई साई है और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब देखें एच का स्क्वायर और 2m डेल पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर और 2m डेल ई स्क्वायर, प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी आर, यानी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, ई स्क्वायर ओवर आर ई माइनस आर पी। तो ये आपके सामने जो है वो इक्वेशन आ गई, किसके लिए जी, पूरी की पूरी ये इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर बात करें इसके वेव फंक्शन की, तो इसका जो वेव फंक्शन है वो ये लिखा हुआ है, वेव फंक्शन जो यानी जो इसका सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन जो है इसका वो आपके सामने मौजूद है। सोल्यूशन इज इक्वल टू साई आर ई आर पी टी, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, प्रोटॉन की पोजीशन, और बराबर होगा साई आर ई आर पी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो बेसिकली सोल्यूशन है ना वो यही होता है, साई आर ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि ये वेव फंक्शन है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, और जो सोल्यूशन आता है वो ये होता है, बराबर होगा किसके जी, साई ऑफ आर, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। तो यही सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये अलहदा से आपने याद कर लेना है। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें तो साई आर ई आर पी टी का स्केयर और डी क्यूब आर ई, ठीक है, वॉल्यूम किसके लिहाज से, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, प्रोटॉन के लिहाज से बराबर है 1। तो यानी कि ये वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है। अब बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हार्मोनिक ऑसिलेटर में पहले एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। ठीक है, कंसीडर कर लिया एक पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक पोटेंशियल में वो मूव कर रहा है। अब एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि उसमें सिमेट्री नहीं होगी, एनाइसोट्रॉपिक है ना, आइसोट्रॉपिक तो नहीं है। आइसोट्रॉपिक तमाम डायमेंशन में सेम रहता है, यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी, और एक्स वाई जेड स्टेट्स जो हैं वो तमाम डिफरेंट होंगी, यानी क्योंकि आइसोट्रॉपिक होता है ना जो तमाम डायमेंशन में सेम होता है। तो यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं तो तमाम स्टेट जो हैं जो एक्स वाई जेड स्टेट में होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे अगर पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। ये कहाँ से आया है, हाफ एम वी स्केयर होता है ना, तो वी की जगह ओमेगा आर पुट कर दें, ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। तो ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर प्लस हाफ एम ओमेगा वाई स्केयर प्लस हाफ एम ओमेगा जेड स्केयर। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एनाइसोट्रॉपिक पोटेंशियल है। एक्स कंपोनेंट के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है। अगर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी जो है वो तीनों स्टेट के लिए लिख रहे हैं, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। एक्स स्टेट के लिए एन एक्स, वाई स्टेट के लिए एन वाई, ठीक है जी, और जेड स्टेट के लिए एन जेड। एन एक्स स्टेट के लिए एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बराबर होती है एच कट ओमेगा के। ठीक है, अब एन एक्स, ठीक है, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स। एन एक्स जो है वो स्टेट है, जो आपका जो है वो जो भी ऑर्बिट नंबर है, प्लस वाई के लिए एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। और ये तीनों स्टेट्स क्या है एनर्जी की, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये कौन सी है, नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट स्टेट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट है ना एक दूसरे से। ठीक है, तो इफ वी पुट वैल्यूज 1 2 3 वी सी दैट एनर्जी वैल्यूज आर डिफरेंट, देयरफॉर दीज स्टेट्स आर नॉन डीजनरेट स्टेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा जी, सिमेट्री होगी, तमाम स्टेट्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होगी, यानी सेम होंगी। यानी ये जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा 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 एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ये तीनों बराबर होगी किसके, ओमेगा के। यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखें तो एक्स वाई जेड की टर्म में नहीं लिखेंगे, सिंपल आर की टर्म में लिखेंगे, हाफ एम ओमेगा आर स्केयर, क्योंकि एक्स वाई जेड लिखने का फ़ायदा नहीं है, तमाम डायमेंशन में सेम है, आइसोट्रॉपिक है। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी जो है वो एक्स वाई जेड स्टेट में बराबर होती है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। अगर आप यहाँ से देखें
यहाँ से अगर आप देखें तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें जिसके लिए n बराबर होता है 0 के, तो उसकी एनर्जी होगी 3/2 h कट ओमेगा। ये इसकी जो पहली स्टेट होगी ना आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर की, पहली स्टेट तो नॉन डीजेनरेट होगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेट जितनी भी हैं, चाहे वो 1 स्टेट हो, 2 हो, 3 हो, उन सब के लिए एनर्जी की वैल्यू जो है वो 5/2 h कट ओमेगा होगी। तो ये आपने याद रखना है कि पहली जो स्टेट होगी फर्स्ट स्टेट वो नॉन डीजेनरेट ही होगी, लेकिन उसके आगे की जितनी भी स्टेट्स होंगी आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के लिए वो सारी की सारी डीजेनरेट होंगी। पहली स्टेट के लिए जो वैल्यू होगी वो 3/2 h कट ओमेगा होगी एनर्जी की, लेकिन बाकी जितनी भी अगली स्टेट्स होंगी उनके लिए 5/2 h कट ओमेगा होगी और ये डीजेनरेट स्टेट्स होंगी। ठीक है जी, तो ये चंद इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल या स्टेट्स हों तो उनके लिए जो आइगन स्टेट्स होती हैं, आइगन वैल्यूज़ होती हैं और आइगन एनर्जी होती है और एनर्जी होती है वो सेम होती है अनबाउंड स्टेट के लिए। अनबाउंड स्टेट या फ्री स्टेट के लिए ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, और इनको कहेंगे डीजेनरेट स्टेट्स कहेंगे, और जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे, और उनका स्पेक्ट्रम क्या होगा, कॉन्टिन्यूस अनबाउंड के लिए। और बाउंड स्टेट के लिए आइगन स्टेट, आइगन एनर्जी, आइगन वैल्यूज और एनर्जी ये सेम नहीं होती, नॉन डीजेनरेट होती हैं। तो नॉन डीजेनरेट स्टेट ऑर्बिटल या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए जो है चाहे वो आइसोट्रॉपिक हो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए स्टेट जो है वो नॉन डीजेनरेट होगी, बाकी सारे स्टेट सेम होंगे आइसोट्रॉपिक के लिए, लेकिन एनाइसोट्रॉपिक के लिए वो सेम नहीं होंगी। तो ये हमारी क्वांटम 1 है। क्वांटम 2 इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।